आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10 सामयिक इतिहास के 11वें अध्याय के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें बतलाई गई हैं जो थोड़ा सा हमारे लिए जो है मुश्किल भरी रहती हैं। जो प्लस वन का पर जो पूरा सिलेबस है वो थोड़ा सा बाकी क्लासेस से जो हट के है, क्योंकि इसमें जो पहली बार आप वो सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जो जिनके बारे में शायद ही आपने जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ा हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको जो है बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से इसको समझा जाए। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो हर घर पाठशाला के तहत जो है वहाँ पे बनाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें जो है वो बच्चों को अभी भी जहाँ पे समझने की में कठिनाई हो रही है, तो उनको समझाने का जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करूँगा। और साथ में मेरा ये जो प्रयास रहेगा वो मोस्टली जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, क्योंकि जो आपकी जो रेकमेंडेड जो बुक है वो आपकी एनसीईआरटी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे जो आधुनिकीकरण के मार्ग पर चीन और जापान, इसके बारे में जो यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो है वो थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि चीन और जापान जो था वो एक जो राष्ट्र है, जैसे वर्तमान समय में जैसे ये एशिया के जो है दो प्रसिद्ध एक देश हैं, दो प्रसिद्ध जो देश हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है चीन और जापान की जहाँ तक हम इतिहास की बात करते हैं, तो चीन जैसे वर्तमान समय में भी अब देखते हैं कि चीन जो है वो अपने अपने उत्थान, अपने विकास, अपनी उस शक्ति के आधार पर जो है वो विश्व भर की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उसे देखा जाता है। और जहाँ तक हम अर्थव्यवस्था में जो मार्केट उसका जो प्रभाव देखते हैं हम, तो आज भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो वो वहाँ पे जो मेड इन चाइना है, या जो इसमें लिखा गया होता है पीआरसी लिखा होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हम सबसे पहले जो इसमें बात करते हैं कि यहाँ पे चीन के संदर्भ में क्या कुछ होता है। ओके, चीन एक्चुअल में क्या था, एक विशाल एक देश रहा है, और चीन जो है वो एक साधन संपन्न रहा है, काफ़ी हद तक जो है आत्मनिर्भर रहा है, क्योंकि विशाल देश है, इसमें बहुत सारे कुछ संसाधन एक जगह पे होते हैं, कुछ अन्य जगहों पे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये इनकी निर्भरता जो थी वो अन्यों पर बहुत ही कम रहा करती थी। फिर जो है ये अपने आप को जो है वो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जो है वो गौरव में ही मानते थे। ओके, और कुछ ऐसा वैसा ऐसा जैसा ही वहाँ पे जापान का, क्योंकि जापान हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे, लेकिन कुछ इसमें जैसे छिंग राजवंश, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो चीन के जो पिछड़ेपन और उसकी जो कमज़ोरी है वो स्पष्ट जो झलकती थी वो इस राजवंश के परिणाम स्वरूप झलकती थी। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर चीन का जो कमज़ोरी अगर उजागर हुई, तो उसके पीछे जो है वो यही छिंग राजवंश जो है उसका कमज़ोर जो है वो शासन ही जो उसके लिए पीछे कारण रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये सब चीज़ें हुई कैसे। एक्चुअली में चीन जो था, जैसे हमने बोला कि वो एक बहुत हद तक जो है वो आत्मनिर्भर जो था वो वहाँ पे राष्ट्र था। क्या हुआ कि 1894 में जो चीन जापान पहला युद्ध हुआ, कुछ चीज़ों को लेकर ये युद्ध हुआ। हालांकि ये हर घर पाठशाला में भी आप उसमें डिटेल में उसमें देख सकते हो कि किन बातों को लेकर इसमें आया है। जैसे कोरिया की इसमें दिलचस्पी है। ओके, जैसे मुख्य तौर पर जो अब मंचूरिया और कोरिया, ये चीन और जापान के बीच में जो है वो विवाद, संघर्ष और युद्ध का जो है वो कारण रहे थे। ओके, तो कुल मिलाकर जो है ये चीन जापान युद्ध हुआ, और जापान एक छोटा सा देश है, सबसे पूर्वी देश है, इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, निप्पन जापानी भाषा में कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि सबसे पूर्व में स्थित है, पहले जो वो यहाँ पे सूर्य उदित होता है, इसलिए सूर्योदय के देश इसे कहा जाता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो वो बहुत विशाल एक देश नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो है वो चीन एक विशाल देश है, और उसके बावजूद है जापान ने चीन को हरा दिया, ठीक है। अब चीन की कमज़ोरी जो है वो सबको उजागर हो गई, जिससे वो हारे। तो क्या हुआ कि शिमोनोसेकी की संधि हुई, और उस संधि में जो है वो आपको ये उसमें हर घर पाठशाला में आपको डिटेल में समझ सकते हो, उसकी शर्तें हैं, उसमें बहुत सारी बंदरगाहें हैं, ठीक है, कोरिया पर उसका अधिकार है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जो उसमें बतलाई गई हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो ये संधि हुई थी, तो उस संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसे जैसे 2 करोड़ ताइल भी उसे जो क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े थे। ओके, और जो है वहाँ पर जो लियाओतुंग जो प्रायद्वीप था, ठीक है, वो भी, और बहुत सारे अन्य अमोय, फ्यूचो, निंगपो, ठीक है, इस प्रकार की बंदरगाहें भी जो उन्हें व्यापार के लिए दी गई थी। अब बात ये आती है कि शिमोनोसेकी की संधि में जो पलड़ा भारी रहा था वो जापान का रहा था, चीन की इसमें पराजय हुई थी। और हुआ क्या कि अब चीन जो है वो उसे 2 करोड़ ताइल देने थे, तो 2 करोड़ ताइल जब तक वो नहीं देता था तब तक जो है उसे जो है वो कुछ अन्य बंदरगाहों पर जो उन्हें
अधिकार और जो सुविधा थी वो प्रदान करनी थी। ओके, तो क्या हुआ, चीन इस समय मजबूत था, तो चीन ने हाथ फैलाया किसके, अन्य यूरोपीय शक्तियों के पास। ठीक है, अपने जो समृद्ध जो राष्ट्र थे उनके समक्ष जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो ये हाथ फैलाए, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है चीन को आवश्यकता जब थी तो उसने क्या किया, उसने जो हाथ फैलाए शक्तिशाली राष्ट्रों के समक्ष। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है, उन्हें पता चल गया कि जो है वो चीन जो है इस समय मजबूर हो चुका है। अब उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उन्होंने जो है वो धनराशि उसे सौंप दी। ठीक है, उसे दे दी, लेकिन अब ये निश्चित था कि जो है इतने कम समय में जो है इसके चीन के द्वारा जो है उसे वापस कर पाना जो संभव नहीं था। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है अन्य यूरोपीय जो शक्तियाँ थी, जिसमें आपका फ्रांस आ गया, रूस हो गया, ठीक है, अन्य राष्ट्र थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उसे आंखें दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि आप जो है, यदि आप हमारा जो धन है, जो आपने जो कर्जा लिया है वो उसे आप समय पर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करें, आप जो है वो कुछ क्षेत्रों को जो है हमें बांट दीजिए। ठीक है, जैसे खरबूजे में जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो लाइंस होती हैं, ठीक है, ठीक वैसे ही जो वो जो स्लाइसेस की तरह हम उसके काटते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि वो ठीक उसी तरह से क्या किया कि चीन के इन शक्तियों ने जो वो टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए, और इसे ही इतिहास में जो है वो कहा जाता है चीनी खरबूजे का काटा जाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है ये सारी की सारी इसके मतलब चीन की कमज़ोरी और भी ज़्यादा उजागर हो गई। इसी दौरान जो है एक महत्वपूर्ण शख्सियत वहाँ पे जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनका नाम था डॉक्टर सन यात सेन। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो है वो संचालित की जाने लगी। देश विदेशों में रहने वाले जो चीनी जो लोग थे, वो जो है अपनी इस मजबूरी, अपनी इस कमज़ोरी का, ठीक है, जो कारण मानते थे वो उसी शुंग वंश को मानते थे। अब क्या हुआ कि 1911 ईस्वी में जो चीनी क्रांति आई, और इसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि या सफलता यही है कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या हुआ, चीन में जो मंचू वंश का शासन समाप्त हो गया, और 1912 ईस्वी में जो है वो यहाँ पर जो वो चीनी गणतंत्र शुरू हो गया। ठीक है, गणतंत्र आरंभ हो गया। ठीक है, हालांकि इसमें जो पहले जो थे वो मतलब उसमें कमान जो संभाली गई थी, सौंपी गई थी, वो डॉक्टर सन्याल सिंह को, लेकिन उसके बाद जो है उसमें कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे उसमें जो है वो युआन शिकाई जो थे, उन्हें जो है वो राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है कुओमिंतांग KMT एक पार्टी जो है वो संगठित की डॉक्टर सन्याल सेन ने ही। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो साम्यवादी भी अपनी जो जड़ें थे वो उन्होंने जमाना शुरू कर दिया। फिर बाद के समय में क्या हुआ कि उनके उत्तराधिकारी, एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो वो इसमें दो हिस्सों में ये बंट गए थे। ओके, उत्तरी और दक्षिणी में, तो दोनों को संगठित करने का प्रयास जो डॉक्टर सन्याल सेन ने किया। जब ये उसमें सफल नहीं हो सके तो अंततः 1925 के करीब जो है वो उसी से आहत होकर जो है उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, और उसके जो परिणाम स्वरूप जो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने वो चांग काई शेक बने। ठीक है, जिन्होंने जो है साम्यवादियों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए। ओके, प्रतिबंध लगाए, तो इस प्रकार से जो चीन में आंतरिक एक संघर्ष शुरू हो गया साम्यवादियों के बीच में और उदारवादियों के बीच में। और उदारवादियों के नेता थे वो थे चांग काई शेक, और साम्यवादियों की ओर से उभर कर जो शक्ति सामने आई, तो उनके जो नेता थे वो थे माओ त्से तुंग। ठीक है, जिन्होंने नया लोकतंत्र नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। ओके, तो 1937 में 1937 ईस्वी में क्या हुआ, चीन जापान युद्ध हो गया। तो इस युद्ध में पुनः चीन की हार हुई। लेकिन 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो उसमें ये समाविष्ट हो गया। ठीक है, और उसकी मतलब एक विशेषता ये भी रही कि जो है इस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जो चीन और जो जापान था, ठीक है, वो विरोधी राष्ट्रों के साथ जो वहाँ पे लड़ रहे थे, अर्थात उनका संघर्ष जो है वो उसी में ही विलय हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो जापान जो था वो विरोधी पक्ष से, जबकि जो है जो चीन जो था वो मित्र राष्ट्रों की सेना की ओर से लड़ रहा था। ठीक है, और अंततः क्या हुआ 1945 में 1945 ईस्वी में ये 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः जो है वो परमाणु बम गिराए गए थे। ये अमेरिका द्वारा हालांकि जो वो गिराए गए थे, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि जापानियों ने जो वो अमेरिकी एक बंदरगाह थी पर्ल हार्बर, उस पर जो है हमला कर दिया था, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है
अंततः जो थे वो 1945 में इनके विरुद्ध जो है परमाणु बम का प्रयोग उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्या हुआ कि जो है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया। ठीक है, वहाँ पे मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था, चीन भी था। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चीन में जो है वहाँ पे फिर से जब वो बाहरी उस समस्या से जो वो उभर कर सामने आ गए, तो अब उनके भीतरी जो साम्यवादियों और उदारवादियों का जो संघर्ष चल रहा था वो और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। और 1949 ईस्वी में क्या हुआ, चीन में साम्यवादी क्रांति आई। ठीक है, आपने जहाँ पॉलिटिकल साइंस में भी जिसमें आप देखोगे उसमें समाजवाद मतलब मुख्य तौर पर जो है इसको साधारण शब्दों में हम इसमें देखते हैं, जहाँ उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं उस पर जो नियंत्रण होता है वो जो होता है वो समाज का हुआ करता है। इनकी समाज ही जो है वो उन सब चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित करती है। क्लियर। फिर क्या हुआ कि ये पहले साम्यवादी रहे, लेकिन उस 1970 में इसमें जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम आता है वो आता है देंग जियाओपिंग का। ठीक है, देंग जियाओपिंग या तंग शियाओपिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो है अपनी नीति में बदलाव किया और उन्होंने ये बात समझी कि अपनी पौराणिक उस विचारधारा से अपने आप को बाहर निकाल कर जो है हमें तीव्र जो औद्योगिक विकास। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द भी इसमें आते हैं। पहले आता है लंबी छलांग, लंबी यात्रा। ठीक है, तो ये जो वो आप देखोगे 6000 मील की लंबी यात्रा थी डॉक्टर माओ सेतुंग ने क्यांगसी से लेकर शांक्षी तक। और दूसरी आता है लंबी छलांग। लंबी छलांग जो होता है वो 1958 ईस्वी में ये इस नीति को जो है अपनाया गया था और इसका जो उद्देश्य था ये था तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है, और देंग जियाओपिंग जिसकी मैंने अभी नाम लिया कि उन्होंने जो अपनी संपूर्ण नीतियों में जो बदलाव करते हुए जो वो चीन को अपनी आधुनिकता की इस दौड़ में जो है वो ना केवल शामिल करा बल्कि जो इसमें काफ़ी आगे तक वो ले भी गए। ठीक है, जहाँ तक हम इसके इतिहास लिखने की बात करते हैं तो इस इतिहास में जो वो इसका प्राचीनतम जो इतिहासकार माना गया है वो माना गया है सिमा चिन। ठीक है, अक्सर पूछा भी जाता है सिमा चिन कौन था, तो ये चीन का जो प्राचीनतम इतिहासकार है जहाँ पे क्योंकि वो हमेशा ही समझते थे कि जो है इतिहास लिखा जाना, ठीक है, अभिलेखों को लिखा जाना या पांडुलिपियों को सुरक्षित रखना ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्हीं चीज़ की उन्हीं को देखा देखी में जापान ने भी जो वो उसमें क्या किया 1869 में 1869 ईस्वी में जो है एक ब्यूरो की स्थापना की जिसके जो उद्देश्य थे वो भी इसी प्रकार से हुआ करते थे। किस प्रकार से जो है वो इतिहास को लिखा जाए, अभिलेखों को संरक्षित किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो एक जो है वहाँ पर उनके द्वारा क्या कहते हैं वो प्रयास उनके द्वारा किया गया। तो जो नाइतो कानन है, ठीक है, उन्होंने भी जो है इस संदर्भ में अपना योगदान दिया था। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, अब भौगोलिक स्थिति में एक मुख्य तौर पर इसका जो है पहाड़ी क्षेत्र भी इसमें है। चीन की बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं 3। एक इसमें जो है वो हवांग हो। ठीक है, हवांग हो इसे चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। ये पीली नदी, क्योंकि ये पीली रेत जो होती है वहाँ कर लाती है, तो ये जो है और बहुत विनाश का कारण भी बनती है। इसीलिए जो है इसे हवांगो, पीली नदी या मतलब चीन का शोक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यांगसी, ठीक है, यांगसी या यांगसी क्यांग ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और तीसरी महत्वपूर्ण जो इसके यहाँ की जो नदी है वो है पर्ल नदी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जातीय समूह की, तो हान यहाँ का प्रमुख जातीय समूह है। उसके अलावा जो है उइगुर, हुई, मांचू और तिब्बती लोग जो समुदाय यहाँ पर रहते हैं। जहाँ तक हम खाने की बात करते हैं तो बहुत ही प्रसिद्ध एक जो है वो यहाँ का खाना है और वो विशेष तौर पर जो वो चीन के दक्षिण भाग में उसमें प्रयोग में लाता है वो है डिमसम। ठीक है, डिमसम क्या होता है, मतलब एक आटे को गूंथा जाता है, उसमें कुछ सब्जियाँ डाली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उसको उबाला जाता है, तो बहुत ही पसंदीदा वहाँ का एक व्यंजन ये है। और उत्तर में जो मुख्य तौर पर गेहूँ प्रयोग में लाई जाती है और उसका जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर चावल और गेहूँ का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र वहाँ पे जो बहुत बुद्धिस्ट जो थे वो वहाँ पे मसालेदार इत्यादि जो वहाँ पे भोजन जो है उनके द्वारा जो है वो प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, तो जहाँ तक हम जापान की बात करते हैं तो जापान क्या था, जापान भी जो है एक पहाड़ी देश है। ठीक है, पर्वतीय देश है और जापान की कुछ विशेषताएं आपने अपने दिमाग में याद रखनी है। जैसे जापान भूकंप की दृष्टि से बहुत ही मतलब सेंसिटिव है, वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। ओके, और उसके बाद जो है वहाँ पे जो चक्रवात आते हैं वो वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। फिर क्योंकि उसका कारण भी एक्चुअली में वही भूकंप होते हैं। ओके, उसके बाद जो है
वहाँ वो एक पर्वतीय क्षेत्र है, अर्थात जो है जल परिवहन वहाँ पे बहुत कम है। जल परिवहन का मतलब है कि वहाँ पे आंतरिक अगर जाना हो तो जल परिवहन इसलिए भी कम है क्योंकि वहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र था वो ऊंचे पहाड़ और काफ़ी नीचे है, ठीक है। और जैसे माउंट फ्यूजी जो है वहाँ की सर्वोच्च चोटी है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है जल परिवहन, क्योंकि जल परिवहन के लिए क्या होता है, जो जल स्तर होता है एक लगभग एक बराबर होना ज़रूरी होता है, ओके। जैसे कोई रिवर हो गई, ठीक है, कोई सागर हो गया, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या था, पहाड़ी क्षेत्र था, तो ये सिंचाई मुख्य तौर पर जो है इसके लिए और जल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये जो संसाधन है, ठीक है, जल शक्ति है, उसका जो है वो वहाँ पर मुख्य तौर पर जो प्रयोग किया था वो था जल शक्ति के रूप में, ओके। और दूसरा जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हालांकि यहाँ 3900 के करीब जो वो छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन जो है 4 बड़े द्वीप वहाँ पर हैं, होंशु, क्यूशु, शिकोक्यू और होक्काइडो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम शोगुन की। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ कि जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा से लेकर एक ही राजवंश का शासन चला आ रहा है। अर्थात बाकी ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर जो वो एक ही राष्ट्र जो एक ही वंश जो चला रहा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक वंश का शासन है, फिर दूसरे आता है, फिर तीसरा आता है, न जाने कितने ऐसे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही वंश का शासन जो है तब से लेकर चला आ रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या, शोगुन शासन जो है वो उसकी एक्चुअल में नींव जो थी, शोगुन क्या है, सबसे पहले बात ये आती है कि शोगुन है क्या। शोगुन जो है वो क्या है, जापानी सम्राट का सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च सैन्य कमांडर है, ओके। तो एक्चुअल में इसने क्या किया, योरितोमो इसका संस्थापक था। 1192 था ये। यहाँ पर जो इसने इस पद की नींव रखी थी, ओके। तो उसके बाद जो उसने क्या किया, उसने जो वो समानांतर रूप से जो है वो शासन करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, ठीक है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक्चुअली में मतलब ये शोगुन इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए कि वो सम्राट को एक कठपुतली की भांति नचाते थे, या बहुत सारे लोगों को तो ये पता नहीं चल पड़ता था कि शासक है कौन, क्योंकि वो शोगुनों को ही शासक समझा करते थे। यहाँ तक कि जब अमेरिकी जब आए, कमोडोर पेरी मिशन जो वहाँ पे आया, तो उन्हें भी ये एहसास नहीं हो सका कि जो है यहाँ का वास्तविक सम्राट कौन है, ठीक है। तो एक्चुअली जापान अलग थलग रहता था, ठीक है। जापान जो वो अन्य से जो वहाँ पे घुलता मिलता नहीं था। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो जापान था, ठीक है, इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो 1839 से 42 में पहला जो है वो अफीम युद्ध हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच में, ओके। पहला जो अफीम युद्ध 1839 से 42 और दूसरा जो अफीम युद्ध हुआ था वो 1856 से लेकर 1860 ईस्वी के बीच में हुआ था, ओके। तो मतलब कुल मिलाकर जो है वहाँ पे एक ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे जो बाहरी शक्तियाँ हैं, क्योंकि अंग्रेज़ बाहरी थे, यूरोपीय थे, तो उनका जो है वहाँ पे प्रवेश होना शुरू हो गया था। तो ऐसा ही कुछ संभावना थी कि जापान को भी ऐसा कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि जापान के बारे में एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि जापान जो था वो एकमात्र एशियाई साम्राज्यवादी देश है। इनकी जैसे हम उपनिवेशों की स्थापना बोलते हैं सॉरी, तो एशिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने जो साम्राज्यवादी नीति को अपनाया हो सिवाय जापान के, ओके। तो उसमें क्या हुआ, 1854 में जो है वो सबसे पहले जो कॉमोडोर पेरी, ये अमेरिकी जो है एक मिशन यहाँ पे आया था कॉमोडोर पेरी के नेतृत्व में, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या है, एदो की खाड़ी में ये मतलब पहले ये आया था, पहले तो उसे उतरने ही नहीं दिया गया, फिर उसे जो कुछ समय दिया गया वो व्यापारिक संबंध स्थापित करे, ठीक है, कि अमेरिका के साथ जापान जो है वो व्यापारिक संबंध स्थापित करे, और उसके लिए समय दिया, मतलब ठीक है, वो 1 साल का या कुछ ऐसा समय दिया था लेकिन जब उसके समय पूरा होने से पहले ही उसने क्या किया, जो है वो कुछ जंगी बेड़े के साथ मतलब वो वहाँ पे आया, एदो की खाड़ी में जो उसने उतरा और अपना जो असर है वो दिखाना शुरू कर दिया, इनके उसका अधिकार करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि बाकियों ने भी उसे ये बात समझाई, ठीक है। एक्चुअल में जो यहाँ पे आई थिंक कानागावा की संधि हुई थी इनके बीच में, ओके। तो उसके बाद जो है उन्हें ये समझाया गया जापानियों को कि देखिए आप इसी प्रकार की संधियाँ जो हो आप अन्य देशों से भी कर लें, अन्यथा जो है वो जबरन आपको उसी प्रकार से जो वो हार का सामना करना पड़ेगा, जैसा जो वो आपको
मतलब पेरी द्वारा जो है वो उसे हुआ था। ठीक है, तो ऐसा जो है वो उसने स्वीकार कर लिया, इस प्रकार की संधियाँ ने उसके साथ भी हो गई। उसने अपनी जो क्या कहते हैं बंदरगाहें वो खोल दी। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अमेरिका जो वो चीन में जो रुचि रखता था, चीन के साथ संघर्ष करना था। ठीक है, तो ये उसके मार्ग पे पड़ता था। तो उसके लिए जो है वो एक पोर्ट, एक बंदरगाह के रूप में, या एक ईंधन सप्लाई करने के लिए, ईंधन की उसे डालने के लिए, या अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए जो उसे ये आवश्यकता। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सब जो चीज़ें हुई थी। ओके, अगर हम उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी बात थी 1854 में। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि 1867 में वहाँ पे क्या हुआ, शोगुन शासन समाप्त हो गया 1867-68 में। ओके, हुआ क्या कि योरितोमो ने 1192 ईस्वी से शुरू किया था। 1603 ईस्वी में क्या हुआ, 1603 ध्यान रखिएगा, 1603 में तोकुगावा इयासु थे, तोकुगावा इयासु, उसने क्या किया, इस पद को जो है वो वंशानुगत कर दिया। ठीक है, अर्थात ये एक सिस्टम चल पड़ा। फिर ये इसका जो शासन रहा वो रहा आपका 1867-68 ईस्वी तक। ठीक है, बहुत सारी खामियां इसमें उजागर हो गई मतलब। तो उसी स्थिति में क्या हुआ, 1867-68 में जो है वो एक वहाँ पे जापानी सम्राट तो अभी भी होता था, लेकिन वो नामात्र होता था, मतलब ना के बराबर होता था, उसे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लेकिन परिस्थितियाँ जब ऐसी बन गई तो उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पे क्या हुआ कि एक 13 वर्षीय एक बालक, उसका नाम था मुत्सुहितो। ठीक है, मुत्सुहितो जो वहाँ पे राजगद्दी पर आसीन हुआ और उसने मेजी की पदवी, मेजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन। ठीक है, इसकी जो उसने स्थापना कर ली। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उसने देखा कि उसमें जो वो जो मेजी संविधान थे, मेजी संविधान, क्योंकि उसमें क्या था, मेजी पुनर्स्थापना उसके द्वारा स्थापित किया गया। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे इसने क्या किया, एक्चुअली इसमें जो वो गलती से थोड़ा सा हमें हाँ अब ठीक आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उसमें क्या हुआ कि उसने जो है वो अपनी उस स्थिति को सुधारते हुए अपने जो सम्राट की खोया हुआ जो गौरव था उसको जो है वो पुनः हासिल कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसने जो है 1889 में 1889 ईस्वी में उसने क्या किया, एक संविधान भी तैयार किया और बहुत सारे सुधार, चाहे वो शैक्षणिक थे, चाहे वो अर्थव्यवस्था थे, ठीक है, चाहे वो सैनिक थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे सुधारों को उसमें किया और इस प्रकार से जो जापान बहुत कम समय में न केवल एक औद्योगिक शक्ति, एक साम्राज्यवादी जो है एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया। ठीक है, अब हालांकि जो आपको याद होगा 1894 में उसने जो है वो क्या कहते हैं चीन को हराया। ठीक है, 1902 ईस्वी में उसने फिर क्या की, एक संधि की इंग्लैंड के साथ, आंग्ल जापान संधि भी से कहते हैं। 1904 और 5 में रूस एक विशालकाय देश है और जापान एक छोटा सा देश है। ठीक है, उसके साथ उसका युद्ध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस विशालकाय देश को, इनकी रूस को उसने पराजित कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उसके गौरव, उसके सम्मान, उसके मान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। 1914 से 18 जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, इसमें जो वो हालांकि जापान की अपनी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब ये विश्व युद्ध हुआ तो उस समय उन्हें जो बहुत सारे जंगी जहाज़ों की, अन्य जंगी सामान की, खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई। तो वो जब उपलब्ध कराना शुरू किया जापान ने, तो उससे क्या हुआ, नए नए उद्योग वहाँ पर स्थापित हुए, बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ, बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है वो जापान ने उस दौरान कमाया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब आपने ये ध्यान रखना है कि पहले विश्व युद्ध में, हालांकि पहले ये तटस्थ रहा, तटस्थ का मतलब है अलग थलग रहा, उदासीन रहा उस युद्ध से। ठीक है, लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि उसने जो उसका जो झुकाव था वो मित्र राष्ट्रों की ओर हो गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जो जापान था वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, मित्र राष्ट्र कौन है, जैसे आपका इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया। ओके, ये जो थे आपके मित्र राष्ट्र थे। ओके, अब हम इसको जो है उसको समझने का दूसरे से प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक जो है समझ आया होगा। इसके अलावा जो है इसके बाद में आपको जो आपका NCERT जो बुक होगी उसी से ही जो है वो कुछ कंटेंट आपसे साझा करूँगा, ताकि आपको ये सब बातें जो है वो आसानी से समझ आ सकें। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।